शीला जी अपने कमरे में अलमारी से अपने कपड़े निकाल ही रही थी कि तभी उनकी बहू महिमा की तेज आवाज आई। माँ जी जल्दी से आइए, देखिए ये फिर से ऐसा कर रहे हैं। शीला जी ने जैसे ही अपनी बहू की आवाज सुनी, अलमारी को बिना बंद किए ही जल्दी से बरामदे में आ गई। वहां का नजारा देखते ही वह गुस्से से बोली, अरे छोड़ भी दे बहू की चोटी। नहीं माँ, आप बीच में मत आइए, रोहन अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला। तभी महिमा ने अपनी चोटी छुड़वा ली और नाराजगी भरे अंदाज में अपनी सास के पास जाकर उनसे लिपट गई। फिर हंसते हुए रोहन की ओर देखते हुए बोली, अब खींचो चोटी, और मजाक में उसे मुंह चिढ़ा दिया। यह देखकर रोहन भी झुंझला कर बोला, देखा माँ, इसने फिर मुंह चिढ़ाया, आपने इसे बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। शीला जी हंसते हुए बोली, सिर तो मैंने तुझे भी बहुत चढ़ा रखा है। इतना कहते ही शीला जी और महिमा दोनों जोर जोर से हंस पड़ी और रोहन भी अपनी नाराजगी भूलकर मुस्कुरा दिया। पूरा घर ठाकुर से गूंज उठा और ये छोटी छोटी शरारतें उनके मजबूत रिश्ते की गहराई को दर्शा रही थी। फिर रोहन अपनी माँ के गले लगकर बोला, क्या सारा प्यार अपनी बहू को ही दोगी? इतने में शीला जी बोली, ये देखो, तुम दोनों के चक्कर में मैं अलमारी को खुला ही छोड़ आई, कहीं चूहा ना चला गया हो। तभी रोहन मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या हुआ माँ, अगर चूहे ने आपके कपड़े कुतर भी दिए तो महिमा की अलमारी में कपड़ों का पिटारा है, वो किस दिन काम आएगा। महिमा अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, माँ जी, क्या आपने पैकिंग कर ली? कहाँ बेटा, मुझे तो वैसे भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सी साड़ी पहनूं, शीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन हंसते हुए बोला, अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ, नहीं तो पूरा दिन तुम दोनों सास बहू की बातों के चक्कर में ही निकल जाएगा। ऐसा कहकर उसने अपनी माँ के पैर छुए और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। रोहन के जाते ही महिमा मुस्कुराते हुए शीला जी के साथ उनके कमरे में चली गई। शीला जी एक एक कर साड़ियों को देखने लगी। तभी महिमा की नजर एक खूबसूरत रेशमी साड़ी पर पड़ी। उसने साड़ी को हल्के से छूते हुए कहा, माँ, ये साड़ी तो आपके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगेगी। शीला जी ने साड़ी को देखा और फिर महिमा की ओर मुस्कुरा कर बोली, पर यह तो बहुत ही भड़कीली लग रही है, मेरे लिए ठीक रहेगी क्या? महिमा ने प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे माँ, आप जब इसे पहनेंगी तो हर कोई आपको देखता रह जाएगा। माँ, हम ऐसे ही एक साड़ी स्नेहा दीदी के लिए भी ले लेंगे, उनके ऊपर बहुत जचेगी। अभी महिमा ये बात कह ही रही थी कि अचानक उसके फोन की रिंगटोन बजी। उसने फोन देखा और खुशी से बोली, अरे ये तो स्नेहा दीदी का कॉल है। उसने तुरंत फोन उठाया और उत्साह से बोली, दीदी आप कैसी हैं? अभी मैं माँ से आपकी ही बात कर रही थी। उधर से स्नेहा की आवाज आई, मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए माँ और रोहन कैसे हैं? और हाँ, ट्रेन की टिकट बुक हो गई या नहीं? देखो भाभी, मेरे ससुराल में ये पहला बड़ा काम है, इसलिए आप लोगों को समय पर पहुंचना ही होगा, नहीं तो आप तो जानती ही हैं, मेरी सास मुझे ताने मारेगी और कहेगी, तेरी ननंद की शादी है, अगर तेरी बेटी की होती तो तेरी माँ दौड़ी दौड़ी आती। इतना कहते कहते स्नेहा की आवाज भर गई। महिमा ने जैसे ही स्नेहा की बातें सुनी, उसकी आंखें नम हो गई। वह महसूस कर सकती थी कि स्नेहा के दिल में कितना दर्द और शिकायतें छुपी हुई हैं। उसने बिना कुछ कहे फोन उठाया और धीरे से शीला जी की ओर बढ़ा दिया। माँ, आप ही बात कर लीजिए। शीला जी ने महिमा की आंखों में देख समझ लिया कि स्नेहा की आवाज में उदासी थी। उन्होंने तुरंत फोन थामा और प्यार भरी आवाज में बोली, स्नेहा बेटा, कैसी है तू?
शीला जी ने फोन कान से लगाते ही स्नेह भरी आवाज में पूछा। उधर से स्नेहा की आवाज आई, मैं ठीक हूं माँ, लेकिन आप लोग समय पर आ रहे हैं ना? भाभी से कहिए कि मेरी सास को कोई शिकायत का मौका ना मिले, वरना वो ताने मार मार कर परेशान कर देगी। शीला जी हल्का सा मुस्कुराई। अरे पगली, तुझे क्यों चिंता हो रही है? तेरा ससुराल है, हम कैसे नहीं आएंगे? हम सब आ रहे हैं। और हाँ, महिमा ने तेरे लिए एक सुंदर साड़ी के साथ गोल्ड का हार भी लिया है। सच माँ? स्नेहा की आवाज में अचानक खुशी झलकने लगी। भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। महिमा पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, आपके लिए इतना तो बनता ही है। स्नेहा अब थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ, लेकिन आप लोग जल्दी से टिकट बुक करवा लें और समय पर पहुंचे, वरना मेरी सास। शीला जी ने हंसते हुए टोक दिया। अरे, अब सास की चिंता छोड़ और अपनी तैयारी पर ध्यान दे, सब कुछ ठीक होगा। तेरा मायका तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। स्नेहा ने नम आंखों से फोन रख दिया और उधर शीला जी और महिमा ने एक दूसरे की ओर देख मुस्कुरा दिया। अब बस सफर की तैयारियां करनी थी। महिमा ने सबसे पहले अपनी सास शीला जी की पैकिंग करवा दी। अलमारी से 5 सुंदर साड़ियां निकाली, जिनमें से 2 खास मौकों के लिए थी। साथ ही कुछ गहने भी एक छोटे डिब्बे में रख दिए। इसके बाद उसने एक और सूटकेस निकाला और उसमें स्नेहा के ससुराल वालों के लिए गिफ्ट पैक करने लगी। मिठाइयाँ, कुछ खास सूखे मेवे और परिवार के हर सदस्य के लिए छोटे छोटे तोहफे रखे। शीला जी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। महिमा, तूने तो सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। महिमा हंसते हुए बोली, माँ, जब बेटी की ननंद की शादी हो तो भाभी को तो तैयारियां करनी ही पड़ती है ना। शीला जी ने प्यार से महिमा की पीठ थपथपाई। तो सच में मेरी बेटी है। अगर हर घर में ऐसी बहू हो तो माँ को कभी बेटी की कमी महसूस ही ना हो। महिमा ने शर्माते हुए कहा, अच्छा माँ जी, अब भावुक मत कीजिए। मुझे देखना है कि रोहन के लिए कौन कौन से कपड़े पैक करने हैं, वरना ये जनाब फिर कहेंगे कि महिमा, तुमने मेरे कपड़ों का ध्यान ही नहीं रखा। शीला जी हंस पड़ी। अच्छा अच्छा, अब जल्दी कर। घर में हल्की फुल्की हंसी और प्यार भरी बातचीत के बीच तैयारियां चलने लगी। सभी उत्साहित थे कि स्नेहा की ननंद की शादी में पूरे परिवार के साथ शामिल होंगे। महिमा ने अपने बैग की पैकिंग पूरी करने के बाद रोहन के कपड़े भी पैक कर दिए। उसने रोहन के लिए कुछ फॉर्मल कपड़े, एक जोड़ी एथनिक वियर और आरामदायक कपड़े सूटकेस में रख दिए। साथ ही घड़ी, परफ्यूम और जरूरी सामान भी ध्यान से रख दिया, ताकि कुछ भी छूट ना जाए। शीला जी ये सब देख रही थी और मुस्कुराते हुए बोली, महिमा बेटा, तू तो हर चीज का इतना ध्यान रखती है, रोहन को तो बस तैयार होकर निकलना ही है। महिमा हंसते हुए बोली, माँ जी, आदत हो गई है इनकी पैकिंग करने की, वरना ये ऐन वक्त पर कहेंगे, अरे महिमा, मेरा रुमाल कहाँ है, मेरे मोजे किस बैग में रखे हैं। शीला जी हंस पड़ी। अच्छा, अब जल्दी से बाकी तैयारियां भी देख ले, ताकि तेरा भी सारा काम निपट जाए। अब बस टिकट और यात्रा से जुड़ी छोटी छोटी चीजें चेक करनी बाकी थी। महिमा और शीला जी ने मिलकर सब कुछ व्यवस्थित कर लिया, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बस अब टिकट कंफर्म हो जाए, इतना कहकर शीला जी पूजा घर चली गई। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। भगवान, सब कुछ अच्छे से हो जाए, हमारी यात्रा शुभ हो और स्नेहा को ससुराल में कोई परेशानी ना हो। तभी फोन की घंटी बजी। महिमा ने फोन उठाया और देखा कि रोहन का कॉल था। हाँ सुनिए, टिकट कंफर्म हुई या नहीं?
महिमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ महिमा, टिकट कंफर्म हो गई है। अब तुम और माँ बस फाइनल पैकिंग देख लो, हम कल निकलेंगे। रोहन ने खुशखबरी दी। महिमा ने तुरंत शीला जी को बताया, माँ जी टिकट कंफर्म हो गई है, अब कोई चिंता नहीं। शीला जी ने भगवान को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोली, स्नेहा के ससुराल में हमें बिल्कुल समय पर पहुंचना होगा। लेकिन जैसा शीला जी सोच रही थी, क्या वैसा ही होगा या ये सफर उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ लेकर आएगा? अगले दिन शीला जी और महिमा ने जल्दी उठकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। महिमा ने नाश्ता बना लिया था और सभी ने मिलकर खाया। रोहन तैयार होकर अपने बैग की जांच कर रहा था। तभी उसने माँ और महिमा से पूछा, माँ, महिमा क्या सब कुछ तैयार है? हमें 4:55 पर चलने वाली तेजस राजधानी पकड़नी है, इसीलिए हमें 4 बजे तक स्टेशन पर पहुंचना होगा। महिमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सब कुछ अच्छे से पैक हो चुका है, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छूटा है। शीला जी ने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, हमारी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। फिर उन्होंने महिमा की ओर देखा और कहा, चलो बेटा अब जल्दी से निकलते हैं, वरना स्टेशन पहुंचने में देर हो जाएगी। रोहन ने टिकट और अपना आधार कार्ड एक बार फिर जांच किया। फिर वह बैग उठाते हुए बोला, टैक्सी आ चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। महिमा ने जल्दी से घर के दरवाजों को अच्छे से बंद किया और सभी टैक्सी में बैठकर रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गए। टैक्सी में बैठते ही शीला जी ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, स्नेहा कितनी खुश होगी हमें देखकर, कितने महीनों बाद मिलेंगे उससे। महिमा हंसते हुए बोली, हाँ माँ जी, और आप जानती है ना स्नेहा दीदी कितनी एक्साइटेड है हमारे आने की खबर सुनकर। महिमा और माँ की बातें सुनकर रोहन मुस्कुराते हुए बोला, हर बहन और बेटी खुश होती है जब उसके मायके वाले आते हैं। स्टेशन की हलचल तेज हो चुकी थी। चारों ओर अनाउंसमेंट हो रही थी। लोग अपने सामान के साथ भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। शीला जी, महिमा और रोहन भी अपने सूटकेस संभालते हुए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे थे। रोहन ने टिकट निकालकर देखा और बोला, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी, चलो उधर चलते हैं। महिमा ने शीला जी का हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ जी जरा धीरे चलिए, भीड़ बहुत है। शीला जी मुस्कुराई, अरे बेटा इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि तुम मुझे पकड़ कर चलो। रोहन हंसते हुए बोला, माँ ये तुम्हारी देखभाल कर रही है और तुम मजाक कर रही हो। इतने में ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हुई। तीनों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर देखा कि ट्रेन आ चुकी थी। महिमा ने जल्दी से अपनी सीट ढूंढी और शीला जी को बैठने में मदद की। रोहन ने सामान व्यवस्थित किया और बोला, अब आराम से बैठो, सफर लंबा है। शीला जी ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, कितने दिनों बाद ट्रेन का सफर कर रही हूँ, सच में पुराने दिन याद आ गए। महिमा मुस्कुराई, हाँ माँ जी, और इस सफर की सबसे अच्छी बात यह है कि हम दीदी से मिलने जा रहे हैं। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। शीला जी ने भगवान का नाम लिया। ट्रेन तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी। शीला जी, महिमा और रोहन सफर का आनंद ले रहे थे। तभी एक परिवार उनकी सामने वाली सीट पर आकर बैठा। एक युवा दंपति और उनकी लगभग 4 साल की छोटी बेटी, छोटी बच्ची गुलाबी रंग के फ्रॉक पहने थी। उनकी दो छोटी छोटी चोटियां बनी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वह बड़ी उत्सुकता से इधर उधर देख रही थी। उस महिला ने शीला जी की ओर मुस्कुराकर देखा और बोली, नमस्ते आंटी जी, आप कहाँ तक जा रहे हैं? शीला जी मुस्कुराते हुए बोली, मुंबई।
महिला तुरंत बोली, हम भी वही जा रहे हैं, और ये मेरी बेटी रौनक है। शीला जी मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा है बेटा, सफर में साथ हो तो समय अच्छे से कट जाता है। रौनक धीरे धीरे शीला जी के पास सरक आई और उनके पास बैठकर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उनकी साड़ी के पल्लू से खेलने लगी। महिमा को ये देखकर हंसी आ गई। अरे रौनक को तो माँ जी की साड़ी बहुत पसंद आ गई। तभी रौनक की मम्मी बोली, हाँ, इसे ऐसे ही नई चीजों में दिलचस्पी रहती है। रोहन ने बच्ची से हंसते हुए पूछा, रौनक, तुमने बताया नहीं, कहाँ जा रही हो बच्ची? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, नानी के घर। ये सुनते ही शीला जी की आंखों में हल्की चमक आई। उन्होंने प्यार से रौनक के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो तुम अपनी नानी के घर जा रही हो और मैं अपनी बेटी के घर। रौनक खुशी से सिर हिलाने लगी। ट्रेन का सफर अब और भी रोचक हो गया था। अनजान लोग भी जब सफर में साथ होते हैं तो कुछ ही पलों में अपनापन महसूस होने लगता है। शाम ढल चुकी थी और तेजस राजधानी अपनी पूरी रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर गहरी अंधेरी रात में छोटे छोटे गांव, खेत और दूर चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। शीला जी खिड़की से बाहर देख रही थी। जब महिमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ जी, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? शीला जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस यूं ही सफर करते हुए पुराने दिनों की याद आ गई। जब स्नेहा छोटी थी तो हम भी ऐसे ही सफर किया करते थे। वो खिड़की से बाहर देखने की जिद करती थी और मैं डरती थी कि कहीं हाथ बाहर ना चला जाए। महिमा हंस पड़ी, दीदी बचपन में भी इतनी शरारती थी। अरे पूछो मत, और रोहन तो उससे भी 2 कदम आगे था। रोहन, जो अभी तक अपने फोन में व्यस्त था, हंसकर बोला, अरे माँ, अब मेरी पोल मत खोलो। महिमा और शीला जी हंस पड़ी। धीरे धीरे रात और गहरी होने लगी और सफर आराम से कट रहा था। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार में थी और सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर व्यवस्थित थे। रात के 8 बज चुके थे। टीटी टिकट चेक कर चुका था और अब ट्रेन स्टाफ डिनर परोसने की तैयारी में था। रोहन, खाना लगने वाला है, क्या मंगवाना है? महिमा ने पूछा। मुझे तो सिंपल दाल चावल और सब्जी चाहिए। सफर में हल्का खाना ही अच्छा लगता है। शीला जी ने भी हामी भरी, हाँ, सफर में भारी खाना ठीक नहीं होता। थोड़ी ही देर में अटेंडेंट थाली लेकर आ गए। सभी ने गर्मा गर्म खाना खाया, दाल चावल रोटी सब्जी और सलाद। रोहन ने कहा, वाह, खाना तो बढ़िया था, अब नींद भी अच्छी आएगी खाने के बाद। सभी ने अपनी अपनी सीटें ठीक कर ली। रोहन ने भी अपनी सीट ठीक करी और आराम से लेटकर आंखें बंद कर ली और महिमा भी सुस्ताने लगी। शीला जी ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। रात के 10 बज चुके थे और ट्रेन में सब गहरी नींद में थे। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ पटरी पर दौड़ती ट्रेन की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर चैन की नींद सो रहे थे। शीला जी की आंख अचानक खुल गई। उन्हें हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्होंने बगल में देखा, रोहन गहरी नींद में सो रहा था। उन्होंने सोचा कि उसे उठाने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए वह चुपचाप उठी और धीरे धीरे चलती हुई वॉशरूम की ओर बढ़ गई। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुला, तभी उन्हें किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज वॉशरूम के पास खड़े किसी व्यक्ति की थी, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, सब वैसे ही हो रहा है जैसे प्लान किया था। शीला जी के कदम ठिठक गए। मुंबई जैसे ही पहुंचे, समझो काम हो जाएगा। अब शीला जी को बेचैनी महसूस होने लगी। कौन था ये आदमी? किस काम की बात कर रहा था? उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। शीला जी की सांसें तेज हो गई। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उन्होंने हल्के से झांकने की कोशिश की,
लेकिन ट्रेन की हलचल और धीमी रोशनी के कारण चेहरा साफ नजर नहीं आया। तभी उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शीला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर शीला जी ने ऐसा क्या सुना था और अब क्या होगा, आइए जानते हैं आगे की कहानी में। शीला जी डरती हुई वॉशरूम से बाहर निकली। उनके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, वह आदमी उनकी ओर घूरते हुए बोला, अम्मा, आप कहां तक जा रही हो? शीला जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने उस आदमी की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं की। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जिसने उनके अंदर एक डर भर दिया। शीला जी ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, मेरी तो टिकट मुंबई तक की है। मैं वहां अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। आदमी ने हल्की हंसी हंसते हुए सिर हिलाया और बोला, अम्मा, इस सफर में जितनी जल्दी हो सके सही जगह पर उतर जाना चाहिए। कभी कभी मंजिल तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। अम्मा, मेरी बात मानो, रतलाम आने वाला है, आप वहीं उतर जाओ तो अच्छा रहेगा। शीला जी के रोंगटे खड़े हो गए। वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी आदमी की आवाज फिर से आई, अम्मा, रतलाम आने वाला है, सोच लो। शीला जी ने कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से वहां से निकल गई। सीट पर पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब सो रहे थे, कोई भी जाग नहीं रहा था। उन्होंने रोहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा कि कहीं वह घबरा ना जाए। उनका मन अब जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर ये आदमी कौन था? उसने ऐसा क्यों कहा? और क्या सच में कोई अनहोनी होने वाली थी? शीला जी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी और उन्होंने एक नजर अपनी सीट की तरफ डाली। रोहन और महिमा दोनों ही गहरी नींद में थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन शीला जी का मन अशांत था। उन्होंने धीरे से सीट पर बैठकर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। रात का अंधेरा चारों ओर फैला था और ट्रेन की खिड़की से बाहर दिखने वाली रोशनी जो पल भर में ओझल हो जाती। अचानक ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई, अगला स्टेशन रतलाम है। ये ट्रेन रतलाम स्टेशन पर कुछ ही मिनटों के लिए रुकेगी। शीला जी का मन अब और घबरा गया। उन्होंने फिर एक बार रोहन को देखा, जो गहरी नींद में था। महिमा भी चैन से सो रही थी। शीला जी के हाथ कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सच था या उनका भ्रम। लेकिन उस अजनबी व्यक्ति की आंखों में जो अजीब सी सिहरन थी, वो उन्हें बेचैन कर रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी चप्पलें ठीक की। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर बिना किसी को जगाए, बिना कोई आवाज किए, उन्होंने अपना पर्स उठाया और सीट से उठ खड़ी हुई। ट्रेन की स्पीड थोड़ी धीमी होने लगी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि रतलाम स्टेशन आने वाला है। उन्होंने एक आखिरी बार रोहन और महिमा की तरफ देखा, जैसे उन्हें अपनी आंखों में समा लेना चाहती हूँ। बस भगवान इनका ख्याल रखना। इतना कहकर उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू अच्छे से संभाला और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही ट्रेन रतलाम स्टेशन पर रुकी, उन्होंने इधर उधर देखा। रात के इस पहर स्टेशन पर हल्की हल्की चहल पहल थी। ट्रेन के गेट के पास खड़े गार्ड ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। शीला जी ने बिना किसी की नजर में आए जल्दी से प्लेटफॉर्म पर कदम रख दिया। ट्रेन ने कुछ ही सेकंड में फिर सीटी दी और धीरे धीरे चलने लगी। शीला जी वहीं खड़ी रह गई। उनकी आंखों में डर, बेचैनी और अनिश्चितता थी।
अब क्या करूं? उन्होंने मन ही मन सोचा और पीछे मुड़कर देखने लगी कि कहीं वह अजनबी व्यक्ति उनका पीछा तो नहीं कर रहा। आखिर शीला जी ने ऐसा क्या सुना था और अब वह अकेली रतलाम स्टेशन पर क्या करेगी? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। रात के लगभग 1 बज चुके थे। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रही थी। अचानक रोहन की आंख खुली। उसे हल्की प्यास महसूस हुई तो वह उठकर पानी की बोतल उठाने लगा। जैसे ही उसने सामने देखा तो माँ की सीट खाली थी। रोहन ने पहले सोचा कि शायद माँ वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब काफी समय बाद भी उन्होंने वापस आकर चादर नहीं ओढ़ी तो उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने धीरे से पास बैठी महिमा को हिलाया। महिमा, उठो, माँ दिख नहीं रही है। महिमा पहले तो अधखुली आंखों से इधर उधर देखती रही, फिर झटके से उठ बैठी। क्या माँ नहीं है? अब दोनों पूरी तरह जाग चुके थे। रोहन ने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन शीला जी कहीं नहीं दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ, माँ, रोहन ने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनकी आवाज सुनकर सामने वाली सीट पर बैठा पति पत्नी का जोड़ा भी जाग गया। महिला ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? माँ नहीं दिख रही है, महिमा ने घबराते हुए स्वर में कहा। अब आसपास के कुछ और यात्री भी जाग चुके थे। कुछ ने इधर उधर देखा तो कुछ कंफर्म करने लगे कि क्या शीला जी वॉशरूम में हो सकती है, लेकिन शीला जी कहीं नहीं मिली। रोहन का माथा ठनक गया। आखिर माँ गई तो गई कहाँ? अब क्या होगा? क्या शीला जी ने खुद ट्रेन छोड़ी या उनके साथ कुछ हुआ? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे की कहानी में। रोहन की आंखों में चिंता और बेचैनी थी, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल डर से कांप रहा था। उसने दोनों हाथों में अपना सर पकड़ लिया और परेशान होकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आखिर माँ कहाँ चली गई? उनके पास कोई फोन या मेरा नंबर भी नहीं है। महिमा भी अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। वह सुबकते हुए बोली, रोहन, अब हम क्या करें? माँ कहाँ और किस हाल में होगी? रोहन ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोला, हमें पहले शांत रहना होगा और सोचकर कोई सही कदम उठाना होगा। रोने से कुछ नहीं होगा महिमा। उनकी आवाज सुनकर सामने बैठे दंपति भी जाग गए थे। पति ने चिंतित होते हुए पूछा, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रोहन ने जवाब दिया, मेरी माँ खो गई है। वे ट्रेन में थी, लेकिन अब कहीं नहीं दिख रही। ये सुनते ही महिला ने हैरानी से कहा, भगवान, अभी कुछ देर पहले तक तो थी यहाँ पे, फिर अचानक कैसे गायब हो सकती है? रोहन गहरी सोच में पड़ गया। अब उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर माँ ट्रेन से क्यों उतरी होगी? क्या उन्हें किसी ने जबरदस्ती नीचे उतारा या फिर वो किसी खतरे में है? ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन रोहन और महिमा की दुनिया जैसे वहीं ठहर गई थी। अब उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह माँ को ढूंढना। रोहन और महिमा की परेशानी देखकर आसपास बैठे कुछ यात्री भी जाग गए थे। सभी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को अचानक एक बुजुर्ग महिला ट्रेन से गायब कैसे हो सकती है। एक अधेड़ उम्र के सज्जन जो शायद पहले से उनकी बातें सुन रहे थे, आगे बढ़कर बोले, बेटा घबराओ मत, पहले शांति से सोचो कि आखिर बार तुम्हारी माँ को कब देखा था। रोहन ने माथे पर हाथ रखा और बोला, माँ को मैंने रात को करीब 10 बजे देखा था, जब वो सोने जा रही थी। उसके बाद मेरी आंख लग गई और जब जागा तो वह अपनी सीट पर नहीं थी। महिमा अभी रो ही रही थी। सामने बैठी महिला ने उसे ढांढस बांधते हुए कहा, बेटी हिम्मत रखो, शायद वह वॉशरूम गई होगी
और किसी स्टेशन पर गलती से उतर गई होगी। पीछे बैठे एक नौजवान ने सलाह दी, भाई साहब आप तुरंत टीटी से संपर्क करो, वह ट्रेन में ही होंगे, वह कुछ मदद कर सकते हैं। रोहन ने तुरंत उठकर टिकट चेकर को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ रही थी, उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसे ये डर सता रहा था कि अगर माँ सच में ट्रेन से उतर गई है तो वह इस वक्त कहाँ होगी, क्या वह सुरक्षित होंगी। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर घना अंधेरा पसरा हुआ था। रोहन और महिमा के दिलों में बेचैनी की आग जल रही थी। कुछ यात्री उन्हें दिलासा दे रहे थे, लेकिन किसी के पास उनके सवालों का जवाब नहीं था। महिमा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है रोहन। माँ ऐसा नहीं कर सकती, वह हमें बिना बताए ट्रेन से उतर ही नहीं सकती। रोहन घबराते हुए तुरंत टीटी के पास गया और जल्दी जल्दी सारी बात बताई। टीटी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए आप परेशान मत हो, ऐसा कई बार होता है कि बुजुर्ग यात्री किसी स्टेशन पर कुछ लेने उतरते हैं और गलती से किसी और डिब्बे में चढ़ जाते हैं। हो सकता है कि आपकी माँ भी किसी दूसरे कोच में हो। रोहन बोला, लेकिन सर माँ के पास मोबाइल नहीं है और उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि वह नीचे उतर रही हैं। टीटी ने थोड़ा सोचा और कहा, ऐसा भी हो सकता है कि वह ट्रेन में चढ़ ही ना पाई हो। रतलाम स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट ही रुकी थी। अगर उन्होंने उतरने की कोशिश की हो और ट्रेन चल पड़ी हो। नहीं, रोहन ने बीच में ही टीटी को बात काटते हुए बोला, माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो कभी हमें बिना बताए नहीं जाएंगी। इसी बीच उनके सामने वाली सीट पर बैठे एक यात्री जो अब तक उनकी बातचीत सुन रहा था, अचानक बोला, भाई साहब मैंने आपकी माँ को किसी से बात करते देखा था जब ट्रेन रतलाम स्टेशन पर रुकी थी। वह आदमी कुछ अजीब सा लग रहा था। रोहन और महिमा एकदम चौंक गए। रोहन ने तुरंत उससे पूछा, कैसा आदमी, क्या आपने उसकी शक्ल देखी। वह आदमी कुछ सोचते हुए बोला, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उसकी आवाज भारी थी और उसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी। वो आपकी माँ से कुछ कह रहा था। मुझे लगा कि वह भी कोई यात्री होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सुनते ही रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब सवाल ये था कि आखिर शीला जी कहाँ थी। वह खुद से उतरी थी या किसी ने उन्हें जबरदस्ती उतार लिया था। टीटी ने रोहन को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन क्या शीला जी वाकई ही गलती से उतरी थी। उधर रतलाम स्टेशन पर ठंडी हवा शीला जी के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उनके मन में चल रहा तूफान इससे कहीं ज्यादा तेज था। उन्होंने बिना समय गवाए स्टेशन मास्टर से संपर्क किया और कहा कि मुझे पुलिस हेडक्वार्टर से बात करनी है, मामला बहुत गंभीर है। शीला जी ने घबराई आवाज से कहा। स्टेशन मास्टर और वहां मौजूद कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। माँ जी आप थोड़ा शांत हो जाइए, बताइए क्या बात है। ये ट्रेन, इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। मैंने एक आदमी को फोन पर कहते सुना कि मुंबई पहुंचते ही काम हो जाएगा। और फिर शीला जी इतना कहते कहते कांपने लगी। फिर क्या माँ जी। शीला जी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, वो इस ट्रेन को मुंबई पहुंचते ही उड़ाने की बात कर रहा था। स्टेशन मास्टर की आंखें चौड़ी हो गई। बिना देर किए उसने तुरंत रतलाम पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क किया। शीला जी की बात सुनते ही रतलाम पुलिस हरकत में आई और कुछ ही मिनटों में ड्यूटी पर मौजूद एक इंस्पेक्टर और 2 पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। माँ जी आप पूरी बात विस्तार से बताइए, इंस्पेक्टर ने कहा। शीला जी ने जितना भी उन्होंने सुना था
वो सब विस्तार से बता दिया। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सुना और तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। अगर हम ट्रेन में अभी चढ़ते हैं, संदिग्ध सतर्क हो सकते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। हमें इसे सही ढंग से संभालना होगा। फिर आप क्या करेंगे? शीला जी ने बेचैनी से पूछा। हम ट्रेन में किसी छोटे स्टेशन पर सादी वर्दी में पुलिस दल भेजेंगे ताकि उन लोगों को शक ना हो। शीला जी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता अब भी वैसी की वैसी थी। आप पक्का उन लोगों को पकड़ लेंगे ना? हम वादा करते हैं माँ जी। फिर हुई ट्रेन में पुलिस की गुप्त एंट्री करीब 2 बजे। जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर पहुंची, वहां पहले से ही एक टीम तैयार थी। सादी वर्दी में 4 पुलिसकर्मी चुपचाप ट्रेन में सवार हो गए, जैसे कोई आम यात्री हो। उनके पास सिर्फ एक ही निर्देश था, संदिग्धों को ढूंढना। लेकिन हड़बड़ी मत करना। ट्रेन अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस बार उसमें पुलिस की सतर्क नजर भी थी। रतलाम पुलिस के इंस्पेक्टर ने जब शीला जी से पूछा, क्या आप उस आदमी को पहचान बता सकती हैं? तो शीला जी ने गहरी सांस ली। हाँ साहब, मैंने उसे ध्यान से देखा था। वो करीब 40 से 45 साल का था। हल्के काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी और सिर पर टोपी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चालाकी थी, जैसे वह कुछ बड़ा करने जा रहा हो। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिसकर्मी गंभीर हो गए। और क्या आपने किसी और को उसके साथ देखा? शीला जी ने सिर हिलाया। जी हाँ, वो अकेला नहीं था। मैंने उसे फोन पर कहते सुना था, नंबर 2 वो वही रखना और नंबर 3 अगले स्टेशन पर मिलेगा। मतलब उसके और भी साथी हैं जो इस ट्रेन में या उसके आसपास ही मौजूद हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना आ गया। अब ये साफ हो गया था कि ये कोई साधारण मामला नहीं था। एक से ज्यादा लोग शामिल थे और अगर पुलिस ने जरा भी जल्दबाजी की तो वे सतर्क हो सकते थे। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी सीनियर को रिपोर्ट की। सर, संदिग्ध सिर्फ एक नहीं है, कम से कम 3 लोग हैं और वे एक संगठित योजना के तहत काम कर रहे हैं। हमें ट्रेन के अंदर पूरी सतर्कता से ऑपरेशन करना होगा। समझदारी से काम लो। सीनियर अफसर का जवाब आया। अगर ये लोग आतंकी हुए तो कोई भी जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। अब पुलिस को ट्रेन के भीतर उन संदिग्धों को ढूंढना था, लेकिन बिना किसी को शक हुए। तेजस राजधानी अपनी पूरी रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस सफर में एक भयानक तूफान आने वाला था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। मुंबई पहुंचने में अब सिर्फ 4 घंटे बचे थे। सुबह के 4:30 पर पहली हलचल हुई ट्रेन के B3 कोच में एक आदमी बार बार इधर उधर देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसका नाम था राजू। वह उठकर वॉशरूम की तरफ गया और वहां जाकर किसी से धीमी आवाज में फोन पर बात करने लगा। सब तैयार है? हाँ, मुंबई पहुंचते ही काम हो जाएगा। सुबह 5 बजे पुलिस ने मोर्चा संभाला। सादे कपड़े में बैठे पुलिसकर्मी एकदम अलर्ट हो गए थे। इंस्पेक्टर को अपने हेडसेट में इंफॉर्मेशन मिली, सर, संदिग्ध आदमी हरकत में आ चुका है। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को इशारा किया, एकदम सावधानी से काम करना। किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब तक B3 और S5 कोच में बैठे 2 संदिग्ध अपनी जगह से उठ चुके थे। तभी एक पुलिस वाले ने राजू की कलाई पकड़ ली। तुम लोग हमें रोक नहीं सकते। राजू ने दांत घिसकर कहा। जोर से सीट पर लात मारी। ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। तभी एक महिला चीख पड़ी, अरे क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग आदमी ने डरते हुए पूछा। पुलिस ट्रेन में क्यों घुस गई? इंस्पेक्टर तुरंत ऊंची आवाज में बोला, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये सुरक्षा जांच है। आप सभी अपनी सीट पर बैठे रहें।
ट्रेन में बैठे यात्री एक दूसरे की ओर सहमे हुए देखने लगे। सब समझ गए थे कि जरूर कुछ हुआ है। रोहन और महिमा, जो पहले से ही अपनी माँ की गुमशुदगी को लेकर परेशान थे, अचानक ट्रेन में बढ़ती हलचल को देखकर और घबरा गए। महिमा ने चिंतित होकर कहा, रोहन, ये सब क्या हो रहा है? पहले माँ गायब और अब ये पुलिस, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? रोहन की आंखों में बेचैनी थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पुलिस अचानक ट्रेन में क्यों चढ़ गई? उनके सामने बैठे वह दंपति ने कहा, लगता है कोई बड़ा मामला है, हमें टीटी से पूछना चाहिए। रोहन ने हिम्मत करके टीटी को रोका और पूछा, साहब, ये सब क्या हो रहा है? टीटी ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने ट्रेन में चेकिंग बढ़ा दी है। आप घबराइए नहीं, अब ट्रेन में सिर्फ एक आतंकी बचा था, सबसे शातिर और खतरनाक। उसने झटके से अपनी जेब से चाकू निकाला और सामने बैठे एक यात्री को पकड़ लिया। कोई आगे आया तो इसे मार दूंगा। पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा गया। यात्री हिल भी नहीं रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली, लेकिन उन्हें इस स्थिति को बिना खून खराबे के संभालना था। महिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन ने उसकी ओर देखा। हमें घबराना नहीं चाहिए, इंस्पेक्टर ने ठंडे दिमाग से कहा। देख, अगर तूने कोई भी हरकत की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। आतंकी हंसा, मुझे मरने से डर नहीं लगता। तभी पीछे से एक पुलिस वाले ने जोर से उसके हाथ पर प्रहार किया और यात्री को छुड़ा लिया। आतंकी जमीन पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। अब तक ट्रेन के सभी यात्री बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। तीनों आतंकियों को पकड़ लिया गया। अब ट्रेन में कोई खतरा नहीं था। इंस्पेक्टर ने माइक उठाया और सभी यात्रियों को संबोधित किया कि आप सभी का धन्यवाद। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। कृपया अपनी यात्रा जारी रखें और मुंबई पहुंचने तक संयम बनाए रखें। यात्री राहत की सांस लेने लगे। कुछ लोगों ने पुलिस के लिए तालियां भी बजाई। रोहन और महिमा अब भी यही सोच रहे थे कि आखिर माँ कहाँ चली गई। जब शीला जी को एहसास हुआ कि उनकी मौजूदगी अब जरूरी नहीं है, तभी एक पुलिस अधिकारी उनके पास आया और सम्मान पूर्वक बोला, माँ जी, आपने जो किया वह काबिले तारीफ है। अगर आप ना होती तो ना जाने कितनी जानें चली जाती। हम आपको ऐसे अकेले नहीं जाने देंगे। हम खुद आपको सुरक्षित मुंबई तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। शीला जी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन पुलिस अधिकारियों की जिद के आगे उन्हें मानना पड़ा। तुरंत ही मुंबई जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक सुरक्षित डिब्बे में पुलिस ने उनके लिए सीट की व्यवस्था करवाई। ट्रेन के छूटने से पहले स्टेशन मास्टर और अन्य पुलिसकर्मियों ने उनका धन्यवाद किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, माँ जी, हम मुंबई स्टेशन पर भी अपने अधिकारियों को सूचित कर देंगे। वहां पहुंचते ही आपको पूरा सम्मान मिलेगा। शीला जी के चेहरे पर संतोष का भाव आया। ट्रेन जब चलने लगी तो उन्होंने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। शीला जी खिड़की से बाहर अंधेरे में भागते पेड़ों और रोशनी की लकीरों को देख रही थी, लेकिन उनका मन तो अपने बेटे और बहू के पास था। वह सोच रही थी कि कैसा लगेगा जब रोहन और महिमा को मुझे स्टेशन पर खड़े देखेंगे। उन्हें विश्वास भी नहीं होगा कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। शीला जी ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक घुट लिया। उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने एक लंबी सांस ली
और आंखें बंद कर ली। मुंबई अब ज्यादा दूर नहीं था। तेजस राजधानी जैसे ही सुबह 8:30 पर मुंबई स्टेशन पर आकर रुकी, रोहन और महिमा के दिलों की धड़कन तेज हो गई। दोनों की आंखों में रात भर की बेचैनी और थकान साफ झलक रही थी। वे घबराए हुए प्लेटफॉर्म पर उतरे और चारों ओर नजर दौड़ाने लगे। और फिर सामने कुछ दूरी पर शीला जी खड़ी थी, लेकिन वे अकेली नहीं थी। उनके साथ पुलिस अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े थे। रोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। माँ, उसने जोर से पुकारा और अगले ही पल दौड़कर शीला जी से लिपट गया। शीला जी ने अपने बेटे को सीने से लगाते हुए उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, मैं ठीक हूँ। महिमा भी खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर अपनी सास से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आप जानती हो हमने रात भर कितना आपको ढूंढा। आप अचानक कहाँ गायब हो गई थी? रोहन ने अपनी माँ का चेहरा ध्यान से देखा और घबराई हुई आवाज में पूछा, माँ, आप यहाँ कैसे पहुंची और ये पुलिस आपके साथ क्यों है? अभी वह कुछ और पूछता, उससे पहले ही पुलिस अधिकारी बोल पड़े, रोहन, तुम्हारी माँ बहुत हिम्मत वाली है। इनकी वजह से आज एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा होने से बच गया। रोहन और महिमा दोनों चौंक गए। अधिकारी ने आगे कहा, अगर शीला जी हमें समय पर जानकारी नहीं देती तो मुंबई पहुंचते ही ट्रेन में धमाका हो सकता था। लेकिन इनकी सतर्कता और हिम्मत की वजह से हमने उन अपराधियों को समय रहते पकड़ लिया। इतना कहते ही अधिकारी और बाकी पुलिस कर्मियों ने शीला जी को सैल्यूट किया। रोहन और महिमा गर्व से भर गए। उनकी मां ने अकेले दम पर हजारों लोगों की जान बचाई थी। अधिकारी ने शीला जी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, माँ जी, अब हमारा काम खत्म हुआ, हम चलते हैं। लेकिन आज जो आपने किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। फिर पुलिस टीम वहां से चली गई, लेकिन अपने पीछे गर्व, सम्मान और एक नई कहानी छोड़ गई। एक माँ की बहादुरी की कहानी। रोहन और महिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और गर्व के थे। रोहन अपनी माँ को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। आंखों में गर्व था, भावनाएं उमड़ रही थी। शीला जी मुस्कुराई और बोली, अब ऐसे ही अपनी माँ को देखता रहेगा या फिर स्नेहा के घर भी चलेगा? रोहन हंस पड़ा और महिमा ने भी राहत की सांस ली कि चलो, अब जल्दी चलो, स्नेहा हमारा इंतजार कर रही होगी। शीला जी ने कहा और रोहन, महिमा और शीला जी टैक्सी में बैठकर स्नेहा के ससुराल की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर महिमा और रोहन अपनी माँ से पूछते रहे कि उन्होंने इतनी बहादुरी कैसे दिखाई। शीला जी बस मुस्कुरा कर कहती, जब इंसानियत की बात हो तो डर के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह अखबार की सुर्खियां पढ़कर स्नेहा के ससुराल में सब हैरान रह गए। स्नेहा की सास ने अखबार उठाया और ध्यान से पढ़ने लगी। फिर चौंक कर बोली, अरे स्नेहा, देख तो ये तेरी माँ की फोटो है। स्नेहा ने जल्दी से अखबार लिया और जैसे ही उसने हेडलाइन पढ़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बचा, कैसे एक माँ की समझदारी ने बचाई हजारों लोगों की जान। नीचे शीला जी की तस्वीर थी। माँ स्नेहा के मुंह से बस इतना ही निकला। तभी स्नेहा के ससुर गंभीर आवाज में बोले, शीला जी ने अकेले दम पर आतंकवादियों की साजिश नाकाम कर दी। ये तो बहुत बड़ी बात है। स्नेहा की आंखों में गर्व और हैरानी के मिले जुले भाव थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। स्नेहा दौड़कर दरवाजा खोलने गई। सामने उसकी माँ शीला जी खड़ी। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। माँ, वो भावुक होकर उनसे लिपट गई। घर में सब खड़े होकर शीला जी को देख रहे थे। एक माँ जो अब पूरे देश की नायिका बन चुकी थी। दोस्तों, माँ सिर्फ एक शब्द नहीं,
बल्कि संपूर्ण स्नेह, त्याग और हिम्मत की प्रतिमूर्ति है। माँ की ममता केवल घर तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह जहां भी जाती है उनके लिए ढाल बन जाती है। इस कहानी में शीला जी ने साबित कर दिया कि एक माँ ना सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करती है, बल्कि जब समय आता है तो वह पूरे समाज के लिए ढाल बन सकती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारी एक छोटी सी समझदारी कई जिंदगियों को बचा सकती है। बस जरूरत होती है हिम्मत दिखाने की, सही और गलत को पहचानने की और हालातों का डटकर सामना करने की। इसीलिए अगर कभी आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे या कुछ गलत महसूस हो तो चुप ना रहें। आपकी सतर्कता अनगिनत जिंदगियों को बचा सकती है। याद रखें, हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं और मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।